आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन श्वसन तंत्र। देखो श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन क्या, सबसे पहली बात, अगर श्वसन आप लोगों को मैं कहूं क्या है तो आप कहोगे कि साहब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर करना ही श्वसन है। और आपको पता है यह डेफिनेशन बहुत छोटे बच्चों के लिए सही है, आप लोगों के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसमें हैं अभी, 10th क्लास में। तो हमारे लिए क्या सही है, जो हमारे पास में भोजन है, क्या है हमारे पास में भोजन, भोजन के ऑक्सीकरण के लिए यानी कि अपचयन, यानी उसको जलाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है या जो क्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, बोलो, श्वसन। यानी कि जो भी भोजन हम खाएंगे वो बिना ऑक्सीकृत हुए या ऑक्सीजन के बिना कोई काम का नहीं है। उसको डाइजेस्ट होने में कई वर्ष या कई महीने लग जाएंगे अगर श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे, अब अपन ने वहां तक कहां तक लिख के छोड़ रखा है, मानव श्वसन तंत्र तक पहुंच गया अपन। ठीक है, देखिए मानव श्वसन तंत्र जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो ध्यान देना, मानव श्वसन तंत्र, उससे पहले आप लोगों को अपन ने चर्चा कर रखी है कि श्वसन जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है, सभी जीवों में समान नहीं होता है। जैसे कोई मछली है तो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को लेगी तो उसका एक अलग लेवल हो गया, और बाहर के जो जंतु हैं उनका एक अलग लेवल हो गया, है ना। अभी मैं कहूं, मान लो किसी इंसान को कि तू पानी में जा, जल परी बन के तू श्वसन क्रिया कर लोगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? हम घुली हुई ऑक्सीजन नहीं ले सकते। अब एक बात बताओ, कभी तुम लोगों ने ट्राई किया हो कि मान लो कभी सांस रोकने की कोशिश करी हो, है ना, कोविड में करी थी ना, लंबी लंबी सांसें ली थी, तो आपने मान लो सांस रोकने की कोशिश कर ली, फिर क्या होता है, अचानक से श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। दर बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? क्योंकि ऑक्सीजन के शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं। जब अपन ने क्या किया, श्वसन क्रिया करी, है ना, अब एक दावा के अच्छा दौड़ने वाला है, बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहा है, तो आपके नाक के नथुने फूलेंगे कि ऐसे एज रहेंगे? मान लो कुत्ता पीछे दौड़ गया, प्रैक्टिकल लाइफ, जिंदगी में सबसे तेज कौन भागता पता है? जिसके पीछे कुत्ता भागता है ना। तो ऐसी कभी कंडीशन हो जाए कि आपका कोई विरोध कर रहा है या आपको कोई परेशान कर रहा है, तो ये मान के चलो कि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। कहीं कांटे पीछे हुए हैं, वहां पर तुम धीरे धीरे चलोगे कि दौड़ के चलोगे? जाना उसी रास्ते से, रास्ता उतना सकड़ा है, आप क्या करोगे? धीरे धीरे जाओगे कि दौड़ के निकल जाओगे? अंगारे पीछे हुए हैं, धीरे धीरे जाओगे कि दौड़ के जाओगे? दौड़ के जाओगे। जब जिंदगी में बाधाएं आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तब हमारी स्पीड दुगनी हो जाती है, और जब हमें आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है, तब हमारी प्रगति धीरे हो जाती है। इसलिए ये जो बाधाएं जितनी भी आती है ना, वो अच्छी है, आनी चाहिए। वापस साइंस पे आते हैं। हमने, अब मान लो कोई दौड़ने वाला, तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग गया, है ना, मान लो कनिष्का भाग रही थी, अब कनिष्का के पीछे कौन भाग गया? कुत्ता। बताओ नाक के नथुने फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे? आंखें बड़ी होगी कि नहीं होगी? क्यों? एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्रंथि जो है, क्या कर रही है, हार्मोन सेक्रेट कर रही है इसी तरह का कि नाक के नथुने फूल जाएं, जिससे फेफड़ों के अंदर क्या पहुंचे हैं, ज्यादा क्या पहुंचे हैं, ऑक्सीजन। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी उतना क्या ज्यादा होगा, अरे ऑक्सीजन पहुंचेगी तो शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचानी है ना, उसकी कमी हो जाएगी तो हम वैसे ही गिर जाएंगे, थक जाएंगे। तो उसके लिए श्वसन क्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। हार्ट बीट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। हार्ट बीट तेज होने से क्या होगा, अरे ब्लड चारों तरफ पहुंच जाएगा शरीर में, है ना। बाकी अगर मान लो ब्लड धीरे धीरे जा रहा है और अभी हमारे टांगों को बहुत जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां तक तो ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं, तो उसके लिए धड़कन तेज हो जाती है। आपने कभी देखा होगा, कुत्ता पीछे दौड़ा हो तो धड़कन तेज हो जाती है, आंखों की पुतलियां जो है बड़ी हो जाती है, और आपके शरीर से तरह तरह की आवाज निकलती है करके। वो क्यों निकलती? क्योंकि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर फेंक दोगे 1 सेकंड में, और आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, शरीर के लिए क्या है, श्वसन क्रिया उत्तरदायी है कि जैसे भी आप मनुष्य है, अपने लिए ऑक्सीजन ली, है ना, नॉर्मल क्रिया चल रही है, अचानक से किसी चीज में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास में पूरा का पूरा एक तंत्र है, सिस्टम है, उसको अपन क्या करेंगे, श्वसन तंत्र। अच्छा, जिन सजीवों के अंदर ऑक्सीजन कम मिलती है उनके अंदर दर क्या होगी, रेस्पिरेशन रेट क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? अच्छा बताओ, अभी मान लो तुम्हें मोबाइल मिल रहे हैं, है ना, मोबाइल, अब तुम्हें पता है 15 मोबाइल ही पड़े हुए हैं और भीड़ लगी हुई है 100 की, लास्ट वाले आदमी क्या चाहेगा, उसको नहीं मिले? क्या चाहेगा उसको भी मिले? वो भी चाहता है मिले। क्या होगा, भीड़ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हो हल्ला होगा कि नहीं होगा? होगा।
मेरी बात समझ रहे हो? जब कहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा है कम, तो क्या होगा, दर क्या हो जाएगी, ज्यादा, स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा, है ना। तो आप सीधी सी बात है, जिन सजीवों के अंदर ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन लेते हैं या जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं, उनकी दर क्या होती है, ज्यादा होती है। अब किसमें जाएंगे अपन, मानव श्वसन में। श्वसन में सबसे बाहर कौन आता है अपने पास में, नासा द्वार। नासा द्वार क्या होता है, नाक की जो नथुने हैं जिनसे हम क्या खींचते हैं, है ना, और गैस खींचते हैं। अब यूं मत कहना कि हम क्या खींचते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं, हम क्या लेते हैं, सारी की सारी अपने अंदर गैस लेते हैं। उसमें ऑक्सीजन भी एक मुख्य घटक है और वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर अपने पास में क्या लिखा था अपन ने, रोम। नाक के नथुनों के अंदर पाए जाने वाला रोम क्या कर देते हैं, जो भी अपशिष्ट है उसको जाने से रोकते हैं। किसको, जो भी अपशिष्ट जा रहा है उसको जाने से क्या कर देंगे, रोकेंगे। फिर यहां पर आएगी श्लेष्मा। कौन आएगी, श्लेष्मा। श्लेष्मा भी क्या करेगी, शरीर के अंदर अपशिष्ट को जाने से रोकेगी। फिर हमारे पास में क्या आ जाएगी, बोलो, श्वसनी, है ना। श्वसनी से होता हुआ शरीर की, श्वसनी यानी कि ब्रैंकियोट जो होती है शरीर की पूरा भाग है, वो वहां से जाएगी और कहां मिल चले जाएंगे हमारे पास में, फेफड़ों के पास में। कहां चले जाएंगे, फेफड़ों के पास में। और शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर, ये फेफड़े, इधर ध्यान देना, ये फेफड़े, ये फेफड़े, ये शरीर के आपके फेफड़े। अब फेफड़ों के अंदर जाकर इस तरह से ये श्वसनी है जो वो ब्रांच में टूट गई है ना। और उसके बाद में इसके बीच बीच में कौन आ जाएगी, छोटी छोटी कुपिकाएं आ जाएंगी। क्या आ जाएगी, छोटी छोटी कुपिकाएं आ जाएंगी। छोटी छोटी क्या आ जाएगी, कुपिकाएं आ जाएंगी। ये क्या करेगी, ऑक्सीजन का ग्रहण करेगी। क्या करेगी, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी। किसके साथ में करेगी, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो बारीक बारीक श्वसन नलिकाएं, क्या नलिका, कौन सी, श्वसन नलिकाएं, उसके साथ में कौन सी नलिकाएं होंगी, रुधिर नलिका। उसमें रुधिर नलिका के अंदर ऑक्सीजन को डालना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम कौन करेगा, कुपिका करेगी। कौन करेगा, कुपिका करेगी। तो इसके बारे में लिख लेते हैं अपन। तो लिखिए, अपन ने नासाद्वार के बारे में लिख लिया था, रोम और अपशिष्ट इसके बारे में हो गया था, श्लेष्मा के बारे में हो गया था। श्वसनी के बारे में लिख दिया था कि अपन ने, रसनी लिख रखा। इसमें लिखिए, श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली श्वसन को फेफड़े, फेफड़े तक, श्वसन यानी गैस को, है ना, तक लेकर जाती है। वहां पर वह शाखित हो जाती, देखो शाखित हो गई, लेकर जाती है, वहां पर वह शाखित हो जाती है। शाखित होने का मतलब क्या होता है, अलग अलग भागों में टूट जाती है। नेक्स्ट लिखिए, मानव के कंठ में, इस तरह से मानव के कंठ में उपास्थि, मानव के कंठ में उपास्थि, मानव के कंठ में उपास्थि, कंठ 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 है, मानव के कंठ में उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं, मानव के कंठ में उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं, जो जो श्वास नली को, श्वास नली को निपतित, 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 श्वास नली को निपतित, निपतित के आगे लिख देना, क्वेश्चन में लिखना, पिचकना, पिचकना, निपतित या पिचकने, पिचकने करना, पिचकने से रोकती है, पिचकने से रोकती है। आप लोगों ने वो ग्रीन कलर का एक पाइप देखा होगा जिसके अंदर व्हाइट कलर के छल्ले बने होते हैं। जब पानी जो मोटर होती है उसको खींचती है, पानी को फेंकती है तब नहीं। एक पाइप होता है जिससे पानी में टंकी में डालते हैं, है ना, वाटर टैंक में डालते हैं, तो पानी जब खींचती है वो पाइप अपन उधर लगाते हैं, छल्ले वाला, ताकि जैसे ही वो पानी खींचे तब वो पिचके नहीं। और अगर सॉफ्ट वाला पाइप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपने क्या, छल्ले पाए जाते हैं, श्वास नली के अंदर पिचकने से रोकती है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिख लो, श्वास नली फेफड़ों में
फेफड़ों में, फेफड़ों की करना, फेफड़ों की कुपिका, कुपिका में जाकर खुलती है, फेफड़ों की कुपिका में जाकर खुलती है, फेफड़ों की कुपिका में जाकर खुलती है, ठीक ना। यह कुपिका, यह कुपिका ऑक्सीजन को रक्त में मिश्रित करने, रक्त में मिश्रित करने, ऑक्सीजन को रक्त में मिश्रित करने, रक्त में मिश्रित करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को पुनः ग्रहण करने का कार्य करती है, पुनः ग्रहण करने का कार्य करती है। देखो ये आपका फेफड़ों की नली आ गई, ये आपके सी आकार के छल्ले आ गए, और यहाँ पर आकर के हमारा जो श्वास नली है दो भागों में विभक्त हो गई, और यहाँ पर आकर आप लोगों ने देखा होगा कि ये श्वास नली, ये श्वसन क्रिया के लिए फेफड़े इस तरह के होते हैं वैसे तो, और ये देखिए ये फेफड़े इस तरह से हमारे पास में दो भागों में शाखित हो गए। ये श्वास नली है जो आगे जाकर के एक बार तो 3 बनाती है, और एक फेफड़ा जो होता है 2 भागों में विभक्त होता है। तो ये श्वसन नली जो है जो इस तरह से आगे जाके शाखित हो रही है, ब्रांच करी। अगर यहाँ से इसको अपन जूम करके देखें, है ना, हमारे पास भी काश वैसा बोर्ड होता तो यूं जूम कर लेते हैं, तो हम यूं जूम करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जूम करने के बाद में इसके अंदर की तरफ इस प्रकार की शाखित नलिकाएं पाई जाएंगी। शाखित क्या पाई जाएगी? नलिकाएं पाई जाएगी। ये इस प्रकार की शाखित नलिकाएं। अब प्रत्येक नलिकाएं पुनः शाखित हो जाती हैं 2-4 रूप में इस तरह से, और ये भी आगे जाके पुनः शाखित हो जाती हैं। समझ रहे मेरी बात को? आगे से आगे ब्रांच, जैसे टहनी होती है ना, टहनी, वैसे ये शाखित हो रही है। अब यहाँ पर ऐसे कुपिकाएं बन जाती हैं गुच्छे के रूप में। क्या बन जाएगी? कुपिकाएं। मैंने बहुत बड़ा डायग्राम बनाया है, आप आराम से इसको समझें। इस तरह की कुपिका बनी। अब वैसा हमको कुपिकाओं को समझने में टाइम लगेगा। एक तो सीधा कपड़ा हो इतना सा, अब मैं तुम्हें कहूं कि ये मान लो इतना बड़ा एक कपड़ा लेना है, जगह इससे ज्यादा नहीं थी। एक तो सीधा कपड़ा तुमने 4 कील में लगा दिया, फिर पानी डाला तो वो कितना सोख लेगा पानी। और एक तुमने इसको बहुत ज्यादा फोल्ड करके, बहुत ज्यादा फोल्ड करके, बहुत ज्यादा फोल्ड करके, बहुत ज्यादा फोल्ड करके, बहुत ज्यादा फोल्ड कर दिया, जैसे रुमाल है उसको 25-30 बार फोल्ड और कर दिया। उसके बाद रखा तो पानी कौन ज्यादा सोखेगा? ज्यादा, जिसमें फोल्ड ज्यादा है वो सोखेगा। तो बताओ, एक तो नॉर्मल हवा होती, फेफड़े में आई और सीधी चली गई, तो अवशोषण होता है क्या? उतना कम होता। लेकिन इसमें देखो कितने अंदर की तरफ और कुपिकाएं हैं, अवशोषण बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो अब जैसे मान लो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, अब यहाँ पर पास में क्या हो गया, ये किसके संपर्क में आ गई? ये हमारे पास में ये रुधिर नलिकाएं। ये कौन है? रुधिर नलिकाएं। ये कौन है? रुधिर नलिका। अब ये रुधिर नलिकाएं हैं, मेरे पास ब्लू पेन है इसलिए मैं ब्लू से बना रहा हूँ। अब ये क्या करेगी? ऑक्सीजन किसको दे देगी? इन नलिकाओं को दे देगी। केशिका, बारीक बारीक नलिकाओं का छोटा रूप क्या कहलाता है? केशिका। अब ये किसको दे देगी? इसको दे देगी, है ना। और इससे क्या वापस ले लेगी? ये बोलो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेगी, और दे क्या देगी? है ऑक्सीजन दे देगी। क्या दे देगी? बोलो ऑक्सीजन। ये ब्लड वेसल जितनी भी छोटी छोटी वेसिकल नलिका है वो कहाँ ले जाएगी? हमारे पास में जो धमनियां हैं शरीर की, धमनी तक जाएगी, और धमनी से होते हुए कहाँ चली जाएगी? ये सारे शरीर के अंदर पहुंच जाएगी। जब पूरे शरीर में पहुंचेगी तो वहां पर उल्टी क्रिया होगी। ऑक्सीजन तो शरीर में चला जाएगा, और शरीर से क्या ले लेंगे अपन? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस कहां पर आएगी? फेफड़ों में आएगी। जैसे फेफड़ों में आएगी कहां पहुंचेगी? कुपिका में। कार्बन डाइऑक्साइड वापस किसको दे देगी? कुपिकाओं को। क्या ले लेगी वापस वहां से? बोलो ऑक्सीजन ले लेगी। और ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। यानी कि आप 1 मिनट में अपना दिल कितनी बार धड़कता है? वेरी गुड। शब्द नहीं बोलते 72 बार। मैंने दिल धड़कने की बात करी थी। 72 बार तो धड़कता है, ऐसा बोलते हैं। और श्वसन क्रिया कितनी बार होती है? 16 से 21 बार। अपन सांस कितनी बार लेते हैं 1 मिनट में? 16 से 21 बार। तो ये घटना कितनी बार घट जाएगी? 16 से 21 बार। मेरी बात समझ में आई है ना? तो अपन ने ये लिख लिया था। क्या लिखा था अपन ने? कार्य करती है ना? कौन करती है? ग्रहण करती है। कहां तक लिख लिया? पूरे एक लाइन ऊपर से पढ़ना। सांस नली फेफड़ों की कुपिका में जाकर खुलती है। ये कुपिका ऑक्सीजन को रक्त में मिश्रित करके कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः ग्रहण करती है। ये लिख दिया ना? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः ग्रहण करती है, अपन ने लिख दिया। डन यहां तक। अब इसमें लिखिए
यह अवशोषण, यह यानी यह कौन है, कुपिका, यह अवशोषण का क्षेत्र बढ़ाती है, क्षेत्र बढ़ाती है। जो भी हमारे पास अवशोषण का क्षेत्र है उसको बढ़ाने का काम कौन करेगी, ये कुपिकाएं हैं वो करेगी, है ना। अवशोषण का क्षेत्र क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अच्छा, कभी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया क्या कि श्वसन क्रिया होती क्यों है, हम सांस अंदर खींचते क्यों है, नहीं खींचे हम तो। देखो सुनो, होता क्या है कि जहां पर ये लंग्स होते हैं उसी के ठीक नीचे एक ऐसी संरचना होती है, उसे बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। क्या बोलते हैं उसको, डायफ्राम। डायफ्राम अगर मान लो इससे चिपका हुआ ऐसे है तो ये फेफड़े खाली है। जैसे ये चपटा हुआ, मेरी बात समझ रहे हो, तो जगह बनी कि नहीं बनी, तो इन फेफड़ों को भी खिंचा हुआ तो जगह बनेगी, तो बाहर आयतन हो जाएगा, अंदर आयतन बढ़ जाएगा, है ना। तो बाहर का जो जितना भी दबाव है वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। अगर डायफ्राम ऐसा स्ट्रेट हो जाता है, समतल होता है, तो बाहरी वायुमंडल में दाब बढ़ गया और अंदर क्या हो गया, दाब कम। तो जैसे यूं समझना, उस क्लासरूम में बच्चे ज्यादा इकट्ठे हो गए तो उधर से किधर आ जाएंगे, इस क्लास में। समझ में आ रही मेरी बात। अगर मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और बच्चे ज्यादा इकट्ठे हो गए तो हम वापस साइंस की क्लास चला के उसको क्या कर देंगे, कम, दूसरी क्लास में भेज देंगे। समझ में आ रही बात। हम क्या करते हैं, उस चीज को डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही इसका रूम बड़ा हुआ है, देखो ये यूं होगा, जैसे स्ट्रेट हुआ ये ऐसे, तो इतनी जगह खत्म होगी ना, ये खत्म होगी, देखो ये जगह, तो आयतन बढ़ा घटा, जगह बढ़ी ना, जगह बढ़ गई। जगह बढ़ेगी तो ऑक्सीजन बाहर, जो भी गैस बाहर थी वो कहां चली जाएगी, अंदर की तरफ। अब मान लो इसने धक्का देके ये वापस ऐसा हो गया, अब जो भी ऑक्सीजन थी वो, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी गैस थी वो कहां जाएगी, बाहर की तरफ। ऐसी घटना कितनी बार हो जाती है, 16 से 21 बार। कितनी बार होती है, 16 से 21 बार। ठीक है, तो अब इसमें लिख दीजिए, इसमें लिखना, कुपिकाओं की भित्ति में, कुपिकाओं की भित्ति में रक्त का जाल पाया जाता है, रक्त का जाल पाया जाता है। देखिए, जब डायफ्राम चपटा हो जाता है, ऐसा हेडिंग डाल देना, श्वसन क्रिया, ताकि पता पड़े श्वसन क्रिया किसमें हो रही है, श्वसन क्रिया तो मानवों में, मानव में श्वसन क्रिया। इसमें लिखना, जब डायफ्राम चपटा हो जाता है, मानव, हेडिंग डाल, इसी के अंदर हेडिंग डालनी है, सब हेडिंग है, छोटी हेडिंग है, मानव में श्वसन। उसमें लिखना, जब डायफ्राम चपटा हो जाता है, जब डायफ्राम चपटा हो जाता है तो, चपटा हो जाता है तो वक्ष गुहिका, ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, वक्ष भाग। शरीर का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, वक्ष। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, उदर, है ना, ध्यान रखना। तो ये वक्ष गुहिका, ये कौन सा भाग है, वक्ष भाग। तो वक्ष भाग में अगर जगह होती है, उसको खड्डा होता है, उसको क्या बोलते हैं, गुहिका, है ना। लिखिए, वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ जाता है, वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ जाता है, वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहिका का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। लिख दिया। नेक्स्ट लिखिए, जिससे बाहरी वायुमंडल की तुलना में, बाहरी वायुमंडल की तुलना में फेफड़ों में दाब बढ़ेगा घटेगा, फेफड़ों में दाब घट जाता है। वायु का दाब तो घट गया ना भैया, जगह ज्यादा होगी तो लोग कम हो गए ना। एक छोटे कमरे में बैठे हुए थे, कमरा अचानक बड़ा हो गया, पर्दा उठा दिया बीच में से, तो फिर तो कमरा बड़ा हो गया, है ना, और दूसरे बैठ सकते हैं आकर के, तो जगह ज्यादा हुई ना। तो क्या लिखा अपन ने, घट जाता है, लिख दिया, तुलना में घट जाता है। जिससे वायु भीतर की ओर प्रवेश करती है, जिससे वायु भीतर की ओर प्रवेश करती है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें याद है तुम सांस ले रहे हो, फिर रात को कौन सांस लेता है ना। सांस तो हम 24 घंटे ले रहे हैं ना, श्वसन क्रिया तो 24 घंटे हो रही है ना। ऐसा थोड़ी है 15 मिनट के लिए हमने बंद कर रखी, वैसा बाद में लूंगा मैं, मेरी मूड नहीं है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो फिर क्या लिखा, कहाँ, भीतर की ओर प्रवेश करती है, भीतर की ओर प्रवेश करती है। और में ओ की मात्रा है ना, दो नहीं आएगा, और प्रवेश करती है। ठीक है, प्रवेश कराती है अंदर की तरफ। देखिए, जब डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है,
जब डायफ्राम गुम्मद के आकार का हो जाता है, गुम्मद मतलब ऐसा ऊपर की तरफ उभर जाता है ना, तो डायफ्राम गुम्मद के आकार का हो जाता है, तो वायु का दाब बढ़ जाता है। गुम्मद ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ कर्व ले लेगा, है ना, तो वायु का दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है, वायु का दाब बढ़ जाता है, और यह शरीर से मुक्त हो जाती है। लिखना, इसी के अंदर सब हेडिंग डाल के एरो करके लिखना, अपशिष्ट आयतन, अपशिष्ट आयतन, अपशिष्ट आयतन, इसमें लिखना श्वसन क्रिया में गैसों को शरीर के भीतर लेने व छोड़ने के अतिरिक्त बची हुई वायु अपशिष्ट आयतन कहलाती है। बची हुई वायु अपशिष्ट आयतन कहलाती है। यह प्रश्न पूछा हुआ है ना, पिछली बार प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन था, यहां से जो प्री बोर्ड बनने थे उसमें अपन ने क्वेश्चन डाला था, अपशिष्ट वायु किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन लिख देना अपशिष्ट आयतन किसे कहते हैं, क्वेश्चन डाल देना अपशिष्ट आयतन, टॉप पे क्वेश्चन डालो अपशिष्ट आयतन किसे कहते हैं। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या मतलब हुआ इसका अपशिष्ट आयतन का, देखो सुनो, जैसे मान लो अपन ने श्वसन क्रिया में श्वास ली, अंदर श्वास गई है, छोड़ दी, लेने और छोड़ने के बीच में भी कुछ सांस बची हुई है, कुछ हवा बची हुई है, कुछ गैस बची हुई है। मेरी बात समझ रहे हो, जो मैंने सांस अंदर खींची, जो गैस मैंने अंदर ली, जो मैंने गैस बाहर की तरफ छोड़ दी, उसके बीच में भी कुछ गैस मेरे पास क्या हुआ है, बची हुई है, उसको मैं क्या बोलूंगा, अपशिष्ट आयतन। याद रहेगा, है ना, यानी कि अपशिष्ट आयतन, अगर कोई पूर्ण रूप से गैस को निकाल दे शरीर से तो उसमें अपशिष्ट गैस भी बाहर आएगी, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ना, अपशिष्ट गैस, अपशिष्ट आयतन के कारण ही ऑक्सीजन के अवशोषण, ऑक्सीजन यानी O2 का अवशोषण, ऑक्सीजन के अवशोषण और CO2 का विमोचन, विमोचन मतलब निकालना, अवशोषण और CO2 का विमोचन में पर्याप्त समय मिलता है। क्या मिल जाता है, पर्याप्त समय मिल जाता है।